just turn it on. Okay, so जितने भी इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव worked in the lab जहाँ पे बहुत सारे means we used to see many of the microorganisms जिसमें कि pathogens होते हैं जो animal और human blood को affect करते हैं. So I have the real time pictures also which I have prepared, means जो मेरी prepared की हुई जो slides थी तो उनमें था. So I will try to show that also. तो ये मैं means I think अभी आज ऑलमोस्ट पूरा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स और ये चीजें खत्म हो जाएंगी. सो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उनके यूज और सम ऑफ द डिजीजेस विच कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ कमर्शियल यूजेस वो हमारे लिए फ्रूटफुल भी है. तो ये कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे. देन एंड ऑफ द लेक्चर आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग. ओके, so I'm preparing that also, means I have started it and I have started collecting pictures also. So I will prepare. Okay, so let's move ahead with the virus. Virus actually, yeah, someone has, yes, sure, yeah, definitely I will send that PPT. Whatever extra notes, extra points I am giving you, अगर मैं लिखवा नहीं रही हूँ तो of course मैं आपको क्या बोलते हैं कि सब कुछ एंड ऑफ द लेक्चर हमेशा ही मैं हर बैच में सारे पीपीटी से एक्स्ट्रा नोट्स या आई फील की एक्स्ट्रा वीडियोस जो आपको हेल्प करे, आई ऑलवेज फॉरवर्ड दैट. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, लेट्स मूव अहेड विद द वायरस पार्ट. वायरस एक्चुअली उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े, क्योंकि मैंने आपको कोविड से का एग्जांपल देते हुए कुछ बताया था. सो बेसिकली वायरस एक ऐसी चीज है जिसको कि लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे रखा जाता है. Okay, so virus is neither living organism nor non-living organism. और आप सब लिखते भी जाओ, मैं जो भी बोर्ड पे लिख रही हूँ, क्योंकि आज मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी. सो ऐसा हो सकता है कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको लिख के बताऊं. सो प्लीज आप लिख भी सकते हो. सो यस, सो वायरस कम्स ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि वो कंप्लीटली लिविंग भी नहीं है, वो कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं है. अभी आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करे और साइमल्टेनियसली नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना नेचर चेंज करता है. ओके, कैसे? अगर उसको कोई राइट होस्ट मिल गया जहाँ पे सारे अवेलेबल लाइक टेम्परेचर, पीएच या फिर न्यूट्रिशंस, वो सारी चीजें अगर मिल रही है मींस राइट अमाउंट में विदाउट एनी इंटरप्शंस, तो दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट फीचर है. आई विल जस्ट शो यू, आई विल गिव यू 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो वायरस के पास है. सो जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से है पावर टू रिप्रोड्यूस. पावर टू रिप्रोड्यूस मतलब अपनी नेक्स्ट जनरेशन या अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो वो वायरस में है, डेफिनेटली है. जैसे ही वो किसी होस्ट में जाता है वो अपने नंबर को और अपने काउंट को मल्टीप्लाई करवाता है और इंक्रीज करवाता है. ओके, फर्स्ट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड, हर ऑर्गेनिजम्स मींस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वी और बैक्टीरिया और बेबी प्लांट्स और एनी अदर एनिमल्स, हम सबके सेल में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए, मींस हमारा न्यूक्लियस. तो उनके पास भी प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं है, बट दे हैव न्यूक्लियाइक एसिड. और ये इनका क्या है? कोर मटेरियल. न्यूक्लियाइक एसिड है, इसीलिए होस्ट के अंदर जाते ही इनका न्यूक्लियाइक एसिड होस्ट के जेनेटिक्स या उनके जीनोम से वो बाइंड हो जाता है. बाइंड होने के बाद वो चीज क्या बोलते हैं कि खुद को मल्टीप्लाई करवाने लगती है और अपने रॉ मटेरियल प्रिपेयर करवाने लगती है. ओके, सो दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी. ओके, कुशाग्रा, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट रिक्वेस्ट यू वांट.
Correct, ma'am. Actually, I by mistakenly clicked on that. ओके 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 सो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और ये वायरस में होने की वजह से उनको हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनको नॉन लिविंग करते हैं। अभी वो कौन से हैं, तो उनमें से दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो ऐसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिस्ट आउट करूंगी। टू इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग का क्या है, दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज सीई, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर सेल होता है जिसमें कि इधर सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, और अगर ऑर्गेनल्स नहीं, मींस अगर ऑर्गेनल्स कम भी है तो एटलीस्ट अगर प्रोकैरियोटिक भी है तो एटलीस्ट सपोर्टिंग एजेंट्स है और दूसरी चीजें हैं। तो ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री ये लैक करते हैं। मींस इनके पास कोई सपोर्टिंग एजेंट नहीं है, ओनली न्यूक्लिक एसिड एज अ कोर मटेरियल। एंड सेकेंड पार्ट, इनका सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज क्रिस्टल, मींस इसका प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसका स्टेबिलिटी अचीव करना इन अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि दूसरे मॉलिक्यूल्स केमिकल स्ट्रक्चर अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में खुद को बाइंड करके रख रहे हैं ताकि वो किसी और के साथ रिएक्ट ना कर पाए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर सपोज हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या बेसिस हो गए। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अगर टाइम आएगा तो ही रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज इतना रिएक्ट नहीं करते। तो इस टाइप का नेचर ये, मतलब एक केमिकल कंपाउंड की तरह अपना नेचर रखने लगते हैं। दे कैन स्टोर्ड इन द कंटेनर, जैसे आप एक बॉटल में एसिड भर के रखते हो, वैसे ही एक कंटेनर में इनको स्टोर किया जा सकता है, ओके, इन दैट वे ओनली। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये जस्टिफाई करती है कि दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग ऑल्सो। बट दो ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये बात जस्टिफाई कर रही है कि दे आर लिविंग ऑल्सो। सो दीज टू आर द कंपेरेटिव स्टडीज फॉर वायरस। अभी इन सब चीजों की वजह से नाउ सी कि उनके पास जो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होने की वजह से उनके रिप्रोडक्शन के लिए ये जो पावर टू रिप्रोड्यूस है, ये चीज तभी हो सकती है व्हेन दे आर गेटिंग द होस्ट। अभी होस्ट अगर उनको मिल रहा है वो तभी कर रहे हैं, इसकी वजह से, ये रीजन की वजह से, बिकॉज उनका पैरासिटिक नेचर आ जाता है, दैट इज द रीजन कि ऑल वायरसेस आर हार्मफुल। ओके, कहीं कहीं स्टेटमेंट आता है, कहीं कहीं लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस नेचर ओनली कि ऑल वायरसेस आर हार्मफुल फॉर द होस्ट। ये एक चीज है, इसीलिए जितने भी वायरल इन्फेक्शन है, जितने भी वायरसेस है, उनसे हमें इधर फ्लू होता है, इधर कफ होता है, इधर एनी टाइप ऑफ अदर इन्फेक्शन, जिससे कि हमारी बॉडी वीक हो जाती है। ओके, दिस इज द बेसिक रीजन। ओके, यहां तक सबको समझ में आया रिगार्डिंग वायरस? Yes, Yes, teacher. ma'am. ओके, सो आई विल मूव ऑन। मैं आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताती हूँ वायरस का। सो एक हमने लास्ट टाइम बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा था, Yes. तो एक स्ट्रक्चर तो हम बैक्टीरियोफाज का देखेंगे, एक स्ट्रक्चर हम नॉर्मल देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस का। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा है वैसा ही आपका कोविड वायरस भी होता है। ओके, सो मींस कोरोना वायरस। तो ये मींस ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो हम एक बार देखेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर आल्सो कि ओवरऑल जो वायरस है वो मींस कैसे सस्टेन कर पा रहा है ऑन अर्थ और ऑन वट एवर एनवायरमेंट। Okay, this is the structure, basic structure of bacteriophage. I will write it down here.
आप लोग भी बना सकते हो. Then one structure I will prepare of influenza virus. Ma'am, Yes. ma'am, bacteria is like if bacteriophage is attacking the virus, like attacking the bacteria. So, ma'am, Hmm. then it will be useful for the curing the for curing tuberculosis diseases like TB. Okay. You are actually thinking in a right way, but the problem is कि बिकॉज ये बहुत ही लोअर लेवल पे आते हैं, मीन्स द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एज अगर हम ये चीजें देखें लाइक इवोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी और ये सारी चीजें देखें, अगर मीन्स जस्ट इमेजिन दैट, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है. ओके, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से अभी देखो, अगर मैं क्योर करने के लिए अगर इनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, देर इज गुड चांस कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो उनको ही अपना होस्ट बनाएंगे, दे कैन अटैक ऑल्सो. बट साथ ही साथ अब ये भी सोचो कि इनके पास अडेप्टेशन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है. सिंपल जेनेटिक मटेरियल का यही फायदा है कि आप अडेप्ट बहुत फास्ट कर सकते हो. अगर आप फास्ट अडेप्ट कर रहे हो, मींस आपका आपका जो म्यूटेशन है बॉडी में, अगर वो इजीली हो पाता है और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते और यू कैन सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, तो वायरस का एक नुकसान ये हो जाएगा कि वो ह्यूमन को भी अफेक्ट कर सकता है. वो नो डाउट ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या अदर हार्मफुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो उनको जरूर मार देगा, बट फिर बाद में उसको बाहर नहीं निकल पाएगा, वो हमें Ma'am, like good अपना होस्ट bacteria. बना लेगा. लाइक हाँ, मीन्स जो बैक्टीरिया ने नुकसान किया वही नुकसान अब ये करेगा. दिस इज ऑल्सो द रीजन कि जब भी हमें वैक्सीनेशन पड़ता है, ठीक है, अगर जैसे मुझे अभी कोविड का वैक्सीन लग गया है, मीन्स फर्स्ट डोज लग चुका है, तो अगर फर्स्ट डोज मुझे लग रहा है तो उस डोज में, उस वैक्सीनेशन में एक्चुअली डेड वायरस ही है, क्योंकि मेरी बॉडी को उसका बस एक आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर चाहिए कि फाइट करने के लिए जब असली प्रोटीन एंटर होगा तो वो एक्चुअली कैसे फाइट करेगा, उसका प्रॉपर क्या बोलते हैं कि आउटर कवरिंग चाहिए. आउटर कवरिंग इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द थिंग विच आई एम ड्रॉइंग, वो आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर है. ओके, सो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, अगर ये मेरी बॉडी एक बार अगर क्या बोलते हैं कि समझ लेगी या फाइट कर लेगी, तो उसके जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जैसे हम अपने कंप्यूटर में फाइल स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. दे हैव द मेमोरी टू. तो वो जो चीजें हैं, तो इन फ्यूचर जब मेरे को असली वायरस अफेक्ट करेगा तब मेरे पास इम्यूनिटी रहेगी. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन. यही रीजन है कि वैक्सीन लगवाने के लिए सबको इनिशिएशन लेने को कह रहे हैं. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो ऐसा नहीं है कि वायरस डिजीज के लिए यूज नहीं होता, होता है ऑलरेडी. हमारी फ्यूचर में हमें और कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उस चीज के लिए बचपन में ही इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए डेड बैक्टीरिया और डेड वायरस इंजेक्ट किए जाते हैं. ओके, बट क्या होता है, उनका पॉइजन निकालना पड़ता है, और उनका पॉइजन कब निकलेगा, जब ये वाला पार्ट आप जेनेटिक मटेरियल आप निकाल दोगे. ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट लेबलिंग. अभी मैंने ये 2 डायग्राम बना दिया. तो ये था द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोफाज एंड दिस वन इज इन्फ्लुएंजा. Ma'am, can you tell us about genomic Ma'am, data? Never mind. Yes, I will just let me finish this क्या बोलते हैं कि वायरस का डायग्राम एंड इसका थोड़ा सा explanation, then I will definitely explain everything. Whoever have any doubt, please mention in the chat, then I will look into the question one by one. Yo.
सो दिस इज द टिपिकल डायग्राम. अभी दोनों में डिफरेंस, बस आपको डिफरेंस सामने से आपके दिख रहा होगा कि बैक्टीरियोफाज के पास टेल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड उनके पास फाइबर्स है, क्योंकि उनको बैक्टीरिया की बॉडी को अटैच करना है और ग्रैब करना है. ओके, दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उनके पास है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो चीज क्या कर रही है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, इधर उधर मोटाइल है, या फिर बैक्टीरिया के ऊपर भी स्लाइमी लेयर होती है. तो एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जो ग्रैब कर सके और पेनिट्रेट कर सके, जिससे कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल मींस दिस पोर्शन वो क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे इनटू द बैक्टीरियल बॉडी. Yes, और दिस इज द टेल रीजन, दिस इज द नेक रीजन एक्चुअली. और ये होता है आउटर रीजन इज प्रोटीन कोट. ये जो प्रोटीन कोटिंग होती है इसको कैप्सिड बोला जाता है. मींस इन अगर आप हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे देन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द कैप्सिड. देन न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए में हो सकता है. यस ma'am. Is there any terminology for that this virus being both living and non-living? हाँ. No, actually there is no terminology as such. मतलब right now there is no terminology. It is a common understanding. If you are talking about virus, it means we are talking about something related to क्या बोलते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का बॉर्डर लाइन. एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं मोस्टली ये क्या बोलते हैं, कंटेजियस होते हैं. ओके, कंटेजियस मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू टच और थ्रू शेयरिंग द फूड और by sharing clothes etc. और अगर means in any type of physical contact अगर आप infected person के आ रहे हो then वो virus infection आपको हो जाता है. okay, means means people get affected really fast. आपने notice किया होगा अगर सीजन चेंज हो रहा है तो आपकी क्लास में किसी एक को भी कफ एंड कोल्ड है तो आई थिंक आफ्टर 1 week 2 week और डाउन द लाइन 15 days 70% ऑफ द क्लास कैचेस कफ एंड कोल्ड. एम आई राइट? Yeah, ma'am. राइट. तो ये मींस इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ही रैपिडली और बहुत ही फास्ट होता है. दैट इज ऑल्सो द रीजन कि जो वायरस से वर्ड आया है ना वायरल, लाइक इंटरनेट पे चीजें वायरल हो गई है, एक्चुअली दैट वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द वायरस. एंड जो कंप्यूटर में जो सारे बग्स आ जाते हैं मींस द अनवांटेड पार्ट जिससे आपका सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, उसको भी वायरस इसलिए कहा जाता है बिकॉज it acts like means दो वो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है that is related something to the technology, but still वो क्या कर रहा है कि जो सिस्टम है या whatever your computer and mobile is उनके सिस्टम को क्या करता है, वो डैमेज करता है. the way this virus is damaging our body. okay, so अभी आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वायरस एक ऐसा वर्ड खुद ही स्टेब्लिश हो गया जिसका मीनिंग खुद अपने आप में है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, सो दिस इज द एक्चुअली वायरस इटसेल्फ इज अ टर्मिनोलॉजी. ओके, देन मैं बस ये कंपैरिजन कर देती हूँ. ये हो गया बैक्टीरियोफाज एंड यहाँ पे भी सेम प्रोटीन कोड है, न्यूक्लिक एसिड है, बट इनके पास टेल या नेक या फाइबर्स नहीं है. इनके पास एक्चुअली मेम्ब्रेन एनवेलप है जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं कि अनस्टेबल प्रोटीन पार्ट से बना है. तो ये जो मैं प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं, और इनके मूव करने की वजह से अगर ये किसी होस्ट में जाते हैं तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है. वो इतना ज्यादा रैपिड अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं कि उनका पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इनके अगेंस्ट कैसा एंटीजन बनाए. तो जो एंटीबॉडी एंटीजन है वो गड़बड़ हो जाती है बॉडी की. यही रीजन है कि वायरस को बॉडी से निकालने में फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड वी फील रियली वीक एट दैट टाइम एंड वी गेट अफेक्टेड विद लॉट ऑफ सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, many of the things get affected. and जो हमारा कोविड वायरस है अगर आपने नोटिस किया होगा उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर दिखता है. तो बैक्टीरिया रफली एक्चुअली मैक्सिमम बैक्टीरिया जो मैक्सिमम वायरस ये इन्फ्लुएंजा वाले शेप के होते हैं, बट फ्यू ऑफ द वायरसेस आर ऑफ दिस शेप ओनली, जिसमें से आउट ऑफ दैट these two are important. Bacteriophage and influenza are the most common and most important virus. Okay, is this clear? Yes. Now I will come to questions. ओके, जीनोमिक डेटा. आई थिंक शौर्य ने पूछा है जीनोमिक डेटा के बारे में. ओके, जीनोमिक डेटा मींस हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मतलब है कि हमारे जो भी क्या बोलते हैं कि जीन्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लस हम कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, देन ओवरऑल पर्टिकुलर हर पर्सन के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो जब उसका डेटा निकलता है ना, मीन्स वो कैसे निकलता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें डीएनए आइसोलेट करते हैं और वो बैंड्स को जज किया जाता है कि वो कितने बैंड्स है.
तो वो जो पूरा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है थ्रू मेनी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस और एस्पेक्ट्स, तो जब वो पार्ट्स जो होता है दैट इज एक्चुअली जीनोमिक डेटा. जीनोमिक डेटा में प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं जो एक्चुअली देखे जाते हैं. इट्स अ वेरी मींस कह लो कि हाई क्लास टेक्नोलॉजी करंटली जो बायोलॉजी में अवेलेबल है. इसमें बहुत सारा कंप्यूटर नॉलेज, देन बायोलॉजिकल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए. केमिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं. Okay, so this is about genomic data. Then let's come to the next question. Okay, Khushi, I think we have discussed your question. Okay. Yeah. No, I sent in another question. Yes. Okay, let's go to another question. Disconnected power. Okay, no worries. Lecture is getting recorded, so you can also see in later phase. Then, okay, someone Soham ने कहा है, can you draw the diagram of picorna virus? Yes, Soham, picorna virus almost same diagram होता है, but उसके जो outer जो protein coat है, ये जो envelope है, वो actually कह लो कि edged होते हैं. Edged means I will draw it properly. मैं आपको proper draw करके दिखाती हूँ. लाइक आप लोगों ने वो देखा होगा अपने सब दिवाली के टाइम पे अपने घर पे वो लाइट्स लेकर आते हैं ना. आई एम नॉट श्योर आप लोग उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हो. लाइक वी कॉल इट शटकोल. आई एम नॉट श्योर कि आप लोग क्या बोलते हो. उसके एजेस होते हैं एंड राउंड बिग लाइट्स. ओके, सो दिस इज एक्चुअली पिकोना वायरस, जिसके आउटर स्ट्रक्चर में एजी जो प्रोटीन कवरिंग है उसकी वजह से एजेस बन जाते हैं. ओके, बट अंदर जो भी मटेरियल है दैट इज सेम कोर मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इज इधर डीएनए और आरएनए, वो प्रेजेंट होगा. एंड देन वो प्रेजेंट होने के बाद जो आउटर मेम्ब्रेनस जो एनवेलप है, दिस प्रोटीन एनवेलप, दैट इज एक्चुअली एंगुलर. वो इसकी तरह सब यूनिट्स नहीं है, वो एंगुलर है. ओके, पेंटागन शेप. ओके, इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं. यस, आई रिमेम्बर. Ma'am, it's like a bit of similar to turtle shell. Yes, you can say. Or disco light, everyone have seen disco light also. ओके, तो वो है. तो ये एक स्ट्रक्चर्स है. कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं मींस पिकोना में उनके भी पॉइंटी एजेस या फिर कह लो कि उनके भी सब यूनिट्स बाहर निकले हुए रहते हैं. अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, 2D में मोस्टली सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस देखा है वैसा ही 2D स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट बेसिक जो ये पोर्शन है ना, दिस इज एक्चुअली कॉमन इन everyone. See, आप यहाँ पे भी देख सकते हो अंदर का पोर्शन वैसा ही है, इसका भी अंदर का पोर्शन वैसा ही होगा. Okay, this is actually about the picorna virus. Okay, let's move on to another questions. Okay, yes, Khushi, viruses are made in labs. Actually not exactly आप डिराइव नहीं कर सकते, उनको स्क्रैच से नहीं बना सकते, बट हाँ वायरस का मैनिपुलेशन हो सकता है. उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है, उनमें म्यूटेशन किया जाता है. देयर आर मेनी थिंग्स जो कि होते हैं. Okay, ma'am. Okay, any other doubts? Shall I move ahead? Okay, let's move on. And now the another microorganism is fungi और fungi. आप दोनों ही यूज कर सकते हो, बस स्पेलिंग सही रहना चाहिए. ओके, सो फंगस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है. अभी फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलेंगे, ये भी एक लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऐसे भी फंगस होते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी है, कुछ ऐसे भी फंगस है जो मल्टी सेलुलर भी है. ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने एडवांस नहीं है, इनके पास डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स नहीं है, बट स्टिल दे हैव सर्टेन एडवांस्ड क्वालिटीज एज कंपेयर टू बैक्टीरिया और वायरस और एल्गी. दे हैव सर्टेन एडवांस्ड क्वालिटीज. वो क्या क्या है? फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स उनका यूकैरियोटिक नेचर. यूकैरियोटिक सेल्स है.
देन दूसरी चीज है ये यूनिसेलुलर भी है एंड इनका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, मींस एज अ बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, वी आर इंडिविजुअल्स, वैसे ही ये भी एक इंडिविजुअल की तरह इनकी भी एक बॉडी या फिर विजिबल मास दिखता है विद डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। तो बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर एवरीवेयर। तो ये एक्वेटिक भी है बट मैक्सिमम टाइम ये डैम्प सॉइल्स या मॉइस्ट एरिया जहां पे ह्यूमिडिटी ओवरऑल ज्यादा है, मॉइस्ट एरिया रीजन कह लो, नॉट एरिया इज नॉट द गुड वर्ड, मॉइस्ट रीजन। ओके, देन वेजिटेशन, लाइक हमारे जो भी अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स रीजन जहाँ पे है वहां पे भी फंगस का ग्रोथ हो जाता है। ओके, देन डेड एंड डिकेड जो पार्ट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे भी फंगस ग्रो हो जाता है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट हैबिटेट ऑफ फंगस, वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स, मींस जो भी एरिया में ओवरऑल मॉइस्चर कंटेंट या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, वहां पे फंगस का ग्रोथ आसानी से हो जाएगा और वहां पे ही वो सबसे ज्यादा नेचुरली मिलते हैं। ओके, दिस इज अबाउट हैबिटेट। देन मैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, कैसा है? सो ऑफ कोर्स हेटेरोट्रॉफिक। Ma'am, what does heterotrophic mean? हेटेरोट्रॉफिक मीन्स कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनके पास क्लोरोफिल है और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रॉ मटेरियल्स वो क्या कर रहे हैं, अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। सो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब लाइक अस, वी आर डिपेंडेंट ईदर ऑन प्लांट्स और ऑन एनिमल फ्लैश या फिर अदर एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, जिससे कि हम उनको कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, वी ईट इट, हम वी स्वेलो इट, तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। ओके, हेटेरोट्रॉफिक में भी जो फंगस है वो सेप्रोफिटिक मेथड यूज करते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेड जो ऑर्गेनिजम्स है वो उन्हें ईट कर, दे कंज्यूम देम मोस्टली। Ma'am, like पैरासाइट का mushroom? नेचर नहीं होता, सॉरी Ma'am, saprophytic example can be mushroom. यस यू कैन से, क्योंकि आसपास जितना भी ऐसा पार्ट है या फिर ऐसी चीजें हैं जो डीकेइंग है, स्पेशली प्लांट प्रोडक्ट्स जो डीकेइंग है, जो खराब हो रही है या फिर जो मर रही है, उसमें लाइफ नहीं बची, तो उसके जो भी चीजें हैं वो उस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस का होता है। फिर फंगस एक्चुअली डाइजेस्ट करता कैसे है? फंगस के पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, दैट इज दे हैव सेल वॉल, लाइक प्लांट्स। जैसे आप लोगों ने सेल में पढ़ा होगा, प्लांट्स और एनिमल्स के सेल का कंपैरिजन देखा होगा। सो प्लांट्स की तरह इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है बट नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो खुद खाना नहीं बना सकते, बट सेल वॉल होने की वजह से, क्योंकि सेल वॉल का नेचर क्या है, नॉन लिविंग, एम आई राइट? Yes, ये ma'am. टफ एंड रिजिड होता है, ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इससे क्या होता है कि सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तब फंगस करे तो क्या करे, तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर एंड नो क्लोरोफिल, फंगस एक्चुअली दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो उनके आसपास अगर कोई फूड है, उनको ऐसा लगता है कि आसपास एरिया में पॉसिबल है कि उनके पास फूड प्रेजेंट है, तो दे सिक्रीट, सॉरी आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम अपने आसपास के फूड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, उसको सिंप्लीफाई कर देगा एंड देन दे विल एब्सॉर्ब। और जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है सेल वॉल में, उनके थ्रू सारा एब्सॉर्प्शन होगा। सो दिस इज हाउ दे ईट, बाय सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसकी वजह से सारे रिएक्शंस हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड देन द फंगस विल ईट। ओके, सो दिस इज द बेसिक
क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फंगस, उनके नेचर से रिलेटेड। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फंगस। शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. Okay, so let's talk about the type of fungus. So the very first type is yeast. Okay, अभी yeast के कुछ important natures है। First nature is unicellular है वो। Okay, that is important. Unicellular उसका nature है, मतलब जो yeast है वो कैसा है नेचर में, वो अकेले मींस इस पर्टिकुलर फंगस का जो टाइप है वो सिंगल सेलुलर लाइफ जी रहे। बट एक इसमें क्या बोलते हैं ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इनका जो पोर्शन है मींस एक ऐसा पोर्शन आता है जो कि जहां से कि हमेशा बडिंग होती रहती है। बडिंग मतलब एक प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से सेल से ही मींस जो मेन सेल है, मदर सेल है, वहीं से ही स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट बनने लगता है जो कि दूसरा सेल है। तो यहाँ पे मींस मैं टिपिकल यीस्ट का डायग्राम बता रही हूँ। दिस इज, इमेजिन करो ये न्यूक्लियस, ये अब 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है क्योंकि ये भी अब अलग हो जाएगा। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये क्या है, एक बड। और इनके अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस रीजन है जो कि एक्चुअली डिवाइड हो रहा है। स्मॉल यू कैन कंसिडर देम राइबोसोम्स। इनके पास एक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वैक्यूल्स इन द सेंस फूड को स्टोरेज करने के लिए इनके पास कुछ चीजें प्रेजेंट रहती है, दैट इज वैक्यूल। एंड अदर पार्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर थिंग्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज, वो सारी चीजें तो नॉर्मली प्रेजेंट रहती है। सो दिस पार्ट इज वैक्यूल टू स्टोर फूड। दीज आर द अदर रेगुलर ऑर्गेनल्स। ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं है, ये डिवाइड वाले फेज में है, इसलिए डिवाइडिंग न्यूक्लियस। और ये हो गया आपका बड। और जब एक टाइम आएगा कि ये पूरा ही मैच्योर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसी की तरह ये भी प्रॉपर ओवल शेप में आ जाएगा एंड उसका बड निकलने लगेगा। तो इससे क्या होता है, इनकी जो ओवरऑल अटैचमेंट है वो ऐसी दिखती है। ओके, इस टाइप का चेन रिएक्शन आपको दिखता है। तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, देन सेकेंड क्या है इनका, दे ग्रो इन मीन्स most favorable condition is they grow in sugar solution, जहां पे शुगर का क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि वो इनके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन होता है। इजी टू, कोई डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। शुगर मींस ऑलरेडी ग्लूकोज के वो फॉर्म्स होते हैं, तो उनका ब्रेकडाउन काफी इजी होता है, तो उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये इनके लिए काफी सिंपलर हो जाता है। सो दैट्स हाउ दे ग्रो इन शुगर सोल्यूशन। उनका शेप होता है ओवल, जिसको हम ओवॉइड शेप बोलते हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग मींस एग लाइक स्ट्रक्चर या एग लाइक जो शेप होता है, दैट इज ओवॉइड शेप। ओके, एंड देन इनका रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज थ्रू बडिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यीस्ट। यीस्ट जो है, अगर मैं यूज की बात करूं तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अपना केक मेकिंग और मेजॉरिटी ऑफ द बेकिंग, अगर कुछ बनाना है, इवन साउथ इंडियन खाना भी अगर बनाना है तो फॉर्मेट करने के लिए आजकल यीस्ट यूज किया जाता है। देन कुकीज, केक, क्या बोलते हैं पैनकेक्स, ये सारी चीजों में यीस्ट यूज करते हैं। तो इसका मींस एज कंज्यूमिंग क्या बोलते हैं कमर्शियल लेवल पे इनका बहुत ज्यादा यूज है, अबंडेंट यूज है, एंड दे आर मींस हेल्थ वाइज इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट फर्मेंटेशन की वजह से जो ऑलरेडी फूड के कुछ हार्ड मॉलिक्यूल्स है उनका डाइजेशन हो जाता है। सो दैट इज गुड फॉर अस। ओके, सो दैट इज देयर यूज, अगर मैं इनके कमर्शियल यूज की बात करूँ तो। सेकेंड टाइप इज ब्रेड मोल्ड। अभी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेड में जो इन्फेक्शन हो जाता है, आपको दिखता होगा फंगस। अगर ब्रेड अगर खराब हो जाए या फिर बहुत दिनों तक आप रखो तो आपको उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर दिखती है, क्या ब्लैकिश और व्हाइटिश लेयर दिखती है। ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाले कैसे होते हैं वैसी ग्रोथ रहती है। किसी ने नोटिस किया अपने घर पे अगर ब्रेड या रोटी खराब हो जाए तो? Yes, ma'am. राइट, Yes, सो ma'am. दैट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ फंगस जो ग्रो हो जाता है, एंड दैट इज ब्रेड मोल्ड। तो ये वहां पे ग्रो हो जाते हैं। अभी वो आपको विजिबली दिखते हैं, नेकेड आई से दिखते हैं, इसीलिए इनका ओवरऑल जो अरेंजमेंट होता है दैट इज मल्टी सेलुलर।
ओके अभी क्यों आपको वो थ्रेड लाइक मींस आपको विजिबल है, बट उनका जो अरेंजमेंट है, अभी इनका अरेंजमेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की तरह था। उनका अरेंजमेंट होता है, उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड रहते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो जो सिंगल थ्रेड है ना, उस सिंगल थ्रेड को बोला जाता है हाइफे। जो एक थ्रेड होगा यानी एक यूनिट जो होगा, दैट इज एक्चुअली नोन एज हाइफे। और उनको कलेक्टिवली, हाइफे को कलेक्टिवली बोला जाता है माइसीलियम। Ma'am, bread mold means rhizopus, no? यस, ब्रेड मोल्ड का एक्चुअली जो एग्जाम्पल है दैट इज राइजोपस या फिर म्यूकर। म्यूकर भी होता है। ओके सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टर्मिनोलॉजी माइसीलियम एंड हाइफे। ये दो आप हमेशा याद रखना। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं वो एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ कि इनके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन इस टाइप से इनकी ब्रांचिंग होती है या फिर इंटरलिंक्ड रहते हैं, हमेशा मींस क्रॉस लिंकिंग हुई रहती है। और बहुत ही अगर आप फिर बड़े लेवल पे देखोगे दैट इज एक्चुअली आपको जाले की तरह दिखेगा या फिर एक शीट की तरह दिखेगा। ओके ये इनका प्रॉपर अरेंजमेंट है। एक और चीज है, कहीं कहीं इनके पास वर्टिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मींस जैसे आप पिलर लाइक स्ट्रक्चर देखो, वर्टिकल ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं। दिस इज नोन एज स्टॉक। ओके ये हो गया, सपोज करो ये सिंगल यूनिट हो गया माइसीलियम का या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हाइफे। एक एक यूनिट है हाइफे और इसको कलेक्टिवली बोलेंगे माइसीलियम। ओके दिस इज स्टॉक। ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये अगर जमीन पे है तो ये हवे में है, तो एक स्टॉक हो गया। एंड ये जो है ये पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन फ्यूचर रिप्रोडक्शन में यूज होंगे। जैसे फ्रूट्स में या फिर फ्लावर्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही ये भी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पोर्स, जो कि इन फ्यूचर एक एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा एक एक फंगस में। ओके दैट इज उनका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दे हैव स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ओके एंड इनका समटाइम्स रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, मींस ये जो स्टॉक है ये अटैच होने के लिए कहीं कहीं ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी बने होते हैं। या फिर सपोज ये बेस है, ये बेस के पास इस टाइप से अटैचमेंट्स रहती है, स्मॉल थ्रेड्स, दैट इज नोन एज राइजोइड्स। राइजोइड्स मींस रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो राइजोपस का जो नाम पड़ा है वो एक्चुअली यहीं से डिराइव्ड है, दैट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। सो दे हैव rhizoids also. So this is basic information about bread mold. So yeast और bread mold सबको समझ में आया? Everyone? Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so let's move on to few of the questions मैं अब ले रही हूँ, चैट में आए हुए हैं। Someone is saying bacteriophage का inner coat. See, the inner coat of, there is no inner as such inner or external coat of the bacteriophage. ये जो पूरा का पूरा जो coating है that is actually protein coat only. ये पूरा एक thick coat होता है। I just made it diagram that way कि वो thick लगे actually, visually उसका थोड़ा thick appearance है। So इनका कोई inner और outer coat नहीं है, inner भी protein structure है, outer भी protein structure है। So combinedly इनको protein coat या protein covering कहते हैं। Yes. Ma'am, I have joined from another device as this, as my other device was Yeah, that's completely fine. Completely. internet problem. So Yeah, that's as long as you are comfortable, आप class attend कर पा रहे हो, that is important. आप कहीं से भी join कर सकते हैं, no issue. Okay, someone is saying there are 5 type of microorganisms. Okay, Soham, I'm not missing anything. We are just moving towards that. अभी प्रोटोजोआ एक्चुअली पढ़ना बाकी है। So अभी फंगस हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, देन हमने पढ़ा एल्गी के बारे में, अभी हम फंगस पढ़ रहे हैं।
देन वायरस हमने पढ़ा, उसके बाद हमें प्रोटोजोआ पे आना है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोटोजोआ नेक्स्ट. बट थोड़ा फंगस का Can you revise that previous you have done as I was left? what means where you have missed? Ma'am, This from the part? yeast one. From Yeah, the ma'am, east this one part you only. missed. Okay, the thing is there is lot to explain. Shall I just finish it, और finish करने के बाद फिर मैं एक बार फंगस का proper Yeah, revision ma'am. ले लूंगी. Okay, is this okay? Yeah, ma'am. Because you will understand. जैसे ही मैं अभी next part, next type आपको पढ़ाऊंगी ना, आप समझ जाओगे कि previous 2 types में क्या क्या चीजें थी. You will understand. Don't worry. Okay, so the third type is the mushroom. मशरूम आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है कि किसी ने सुना है या नहीं सुना है, सबने सुना है और सबने देखा भी है, सबने खाया भी है. सो देखने और खाने की वजह से आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि वो मल्टी सेलुलर है. इस बात को कन्विंस करवाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए. सो देयर ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर. ओके, अभी बहुत सारे अगर फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो यू अंडरस्टैंड कि मशरूम एक्चुअली मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट वुड पे पैदा होते हैं. ओके, बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, मशरूम का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बट सेलुलर लेवल पे अगेन जैसे बेसिक फंगस था, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बहुत सारी चीजें हैं. एक डायग्राम, एक आपको आइडियल मशरूम का एक लेबल डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ. उससे पहले मशरूम एडिबल है, तो जो एडिबल मशरूम है उसका एक एग्जाम्पल इज एस्परजिलस. ओके, बट कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं. नॉट एवरी मशरूम इज गुड फॉर हेल्थ और गुड फॉर ईटिंग. द एग्जाम्पल इज toadstools. Okay, so that these are the 2 examples. Very important, please note down. ये बहुत ज्यादा important है. Now let me show you one in the diagram way. Ma'am, Yes. ma'am, that red dotted, and that is a poisonous mushroom, or it will be non-poisonous. Means it can be, it is edible. No, the red dotted one is actually poisonous. Okay, so yes, good thing. आपने अच्छा हुआ रिमाइंड करवाया. I want the whole class. This is your homework. Because इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा सर्च करोगे, आप देखोगे कि मशरूम का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता कैसा है. So your homework is the red dotted one. Please find out its name. And little bit about itself. It is edible. I can be wrong also. It may be edible or it may be poisonous. Okay, so this is your homework. So you will find out. आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. And edible mushrooms के और भी examples, if you think कि कुछ और examples भी है जो आपको पता है और मैंने आपको नहीं बताए, so that also please थोड़ा सा ढूंढ के लाना है, थोड़ा सा पढ़कर आना है. Okay, so this is the basic structure of the mushroom. I think सबने ये देखा है और relate कर पा रहे हो. Okay, so one thing I missed actually. This is actually scale. ये scale region होता है mushroom का. So this whole part is known as cap. और ये जो छोटे छोटे मैंने वो फिश के जो स्केल्स होते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया और इनको स्केल ही बोलते हैं. ओके, दिस ये जो नीचे का पार्ट है, जो छतरी के नीचे जो होता है, दैट इज एक्चुअली गिल्स. इसका काम रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट इसका नाम गिल्स दिया हुआ है बिकॉज इट लुक्स लाइक. ओके, दिस पार्ट इज एक्चुअली रिंग. ये प्रोटीन रिंग है, कवरिंग होती है फॉर द सपोर्ट और मींस टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए बनता है, दैट इज रिंग.
रिंग का एक और नाम है एन्यूलस. Okay, this is and this part, this region जो मैंने lower region बनाया, that is actually cup. And ये जो है, that is mycelium for them. Mushroom का mycelium ये. Okay, and this region means ये portion है, the vertical pillar-like structure, that is stape. Stape हो गया normal means special word and commonly इसको बोलेंगे stem. स्टेप याद नहीं रहा, फिर भी स्टेम सबको याद रहेगा. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अ मशरूम और उसकी लेबलिंग. सो ये आप बना सकते हो. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस मच? यस. रेड डॉटेड मशरूम एडिबल रहते हैं. सॉरी, दो होमवर्क क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. बच्चे अगर आपको आंसर पता भी है या मिल गया है, प्लीज बी लिटिल पेशेंट. क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ क्लास में फोकस कर रहे हैं और दे आर स्ट्रगलिंग विद द नेटवर्क. सो देयर इज द चांस कि उनको फिर फ्लो समझ में नहीं आएगा और रिकॉर्डिंग लेक्चर में सारा आंसर भी उनको मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा. तो उनके लिए फिर कोई कहते हैं ना उनका पूरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा. सो इफ यू हैव फाउंड द आंसर, दैट्स वेरी गुड. प्लीज नोट इट डाउन. थोड़ा एक्स्ट्रा उसके बारे में पॉइंट्स निकालना है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट. Then we can discuss in the next class. So whatever homework I am giving, you can we will discuss always in the next class, never in this class. Even though you know the answer, आप मुझे chat में भेज सकते हो. That's completely fine. You can send me on the chat. Yes. Shlok, you raised your hand. Ma'am, some mushrooms are saprophytic also. Saprophytic. Yeah. Yes, of course. ओवरऑल जो फंगस का क्या बोलते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया, ओवरऑल जो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज समवेयर सेप्रोफिटिक. क्योंकि इनको इनके आसपास जो भी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये वो कंज्यूम करते हैं. ओके, जैसे हर चीज ब्रेड मोल्ड कैसे ब्रेड पे ग्रो हो गया, तो अभी वो ब्रेड है वो स्पॉइल हो रहा है, मीन्स वो ऑलरेडी एक न्यूट्रिशन का पावर पैक है उनके लिए और सिर्फ उनको उसको खाना है और कुछ नहीं करना और कोई इनको मेहनत ही नहीं है. सो या majority of the means not majority, all mushrooms saprophytic mode of nutrition ही करते हैं. and उसको एक vast terminology थे, that is heterotrophic. Yes. Ma'am, how to identify if a mushroom is edible or poisonous? Actually, the experts identify that something related to their cape and something related to their rings. I think number of rings पे depend करता है. Cape means I'm not an expert, so मुझे इतनी information नहीं है. I might be wrong also, but many of the people, whatever I have studied or I have heard, I think they find out through the cap region. उनके कैप का जो शेप है वो फ्लैट है कि नहीं, वो मींस फ्लैट है या बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं स्पॉन्जी है या पल्पी है, या फिर उनके पास रिंग्स कितने हैं. ये ओवरऑल पूरा एक जजमेंट होता है. आई मीन देयर इज अ बिग स्टडी ऑन मशरूम जो मींस इवन वी डोंट नो. जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो फार्मिंग में एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं, दे एक्चुअली स्टडी अबाउट इट. क्योंकि क्या होता है जो फंगस में भी अगर मशरूम की फार्मिंग अगर आप कर रहे हो, गलती से अगर पॉइजनस उनके बीच में ग्रो हो गया, सो इट कैन यू नो बी हार्मफुल फॉर एवरीवन. वही सप्लाई होगा मार्केट में एंड पीपल कैन डाई. ओके, सो दिस इज द थिंग. बट आई थिंक फॉर द रफ नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड उनका कैप और उनके रिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो yes, let's take few of the question, then मैं yeast और bread mold एक बार फिर से बता देती हूँ. Okay, so overall fungus के बारे में पढ़ा, overall सबको समझ में आया. फंगस जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, बट उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों है. मींस वो बैक्टीरिया वायरस से तो डेफिनेटली एडवांस्ड है, बट फिर भी थोड़ा सा प्रिमिटिव उसका नेचर है, थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म है उसका. हैबिटेट देखे तो इट इज फाउंड एवरीवेयर, बट स्टिल जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल या डैम्प सॉइल जो है वहां पे वो सबसे ज्यादा मिलता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक. देन सेल वॉल जो है मीन सेल वॉल प्रेजेंट होता है फंगस में, बट देयर इज नो क्लोरोफिल और नो क्लोरोप्लास्ट. इनका ईटिंग मेथड क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि वो कैसे अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं एंड देन दे कंज्यूम एंड देन दे ईट. ओके, सिमिलरली यीस्ट एंड मीन्स उनकी जो टाइप्स थी, दैट इज यीस्ट, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम. तो फर्स्ट इज यीस्ट. तो पूरे फंगस में यीस्ट एक वो कैटेगरी है जो कि यूनिसेलुलर फॉर्म में रहते हैं.
एंड इनका जो मेन जो फेवरेट जो इन्वायरमेंट है दैट इज शुगर सोल्यूशन, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनका ओवरऑल शेप इज एग लाइक, मीन्स अंडे की तरह दिखते हैं, जिसको हम ओवॉइड शेप बोल रहे हैं। एंड इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। तो बर्ड हमेशा इनकी बॉडी पे एक बर्ड ग्रो करता है जो कि लेटर फेज में मेच्योर होता है, एंड देन बर्ड के ऊपर मल्टीपल बर्ड्स, देन इस तरीके से चेन लाइक जो इनका स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है। तो अगर यीस्ट को माइक्रोस्कोप में अगर आप देखो, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, तो कहीं ना कहीं आपको ये इस टाइप का चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। So this is the basic information related to yeast. Next comes bread mold. अभी bread mold जो है that is मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी नाम ब्रेड मोल्ड है तो ये समझ में आ गया कि जहाँ पे व्हीट कंपोनेंट्स है लाइक ब्रेड, केक और रोटी, पराठा, ये जो चीजें अगर ये स्पॉइल होंगी और लॉन्गर टाइम तक पड़ी रहेंगी बाहर, तो वहां पे ब्रेड मोल्ड्स क्या बोलते हैं कि अपना पूरा का पूरा ग्रोथ करने लगते हैं, मींस इंक्रीज रैपिड ग्रोथ उनकी हो जाती है। इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है विच इज नोन एज माइसीलियम, मींस कलेक्टिवली हम माइसीलियम बोलते हैं, और उसका एक यूनिट जो सिंगल थ्रेड है दैट इज नोन एज हाइफे। ओके, एंड दे हैव वर्टिकल स्टॉक, मींस वर्टिकल पिलर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स। ओके, एंड देन द मशरूम पार्ट, मशरूम मल्टीसेलुलर अगेन, बोथ एडिबल और पॉइजनस दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इनका अगर हैबिटेट की बात करूं तो मॉइस्ट सॉइल इनका मेन हैबिटेट है और मॉइस्ट वुड। ओके, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम अबाउट फंगस, सो सॉरी मशरूम। सो ओवरऑल फंगस सबको समझ में आया, वायरस एंड फंगस बोथ? Yes, miss. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, बस थोड़ा सा ही बच गया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं because the time is almost up, so मैं बस थोड़ा सा brief information दूंगी about protozoa. So protozoa of course इसका one of the basic characteristic is unicellular, यूनिसेलुलर है, और साथ ही साथ अगर रहने की बात करें तो ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है मतलब एक एक सेल एक दूसरे से अलग अटैच होके इंडिविजुअली रहते हैं, दैट इज द पार्ट नोन एज फ्री लिविंग। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका मेन हैबिटेट इज एक्वेटिक, बट ये सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, एक्वेटिक ऑल्सो, सो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं ये, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटोजोआ आर एक्वेटिक इन नेचर। सो ये हो गया इनका मोड ऑफ इनका मेन लिविंग पार्ट। देन नेक्स्ट कम्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेजॉरिटी ही बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक भी है एंड ऑटोट्रॉफिक भी है। That is the basic understanding of protozoa. इनका heterotrophic mode of nutrition and autotrophic दोनों ही रहता है। And if I'll talk about the reproduction part, so reproduction इनका होगा, majority of the reproduction happens through binary fission. Okay, तो यानी asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। प्रोटोजोआ के भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे फंगस के 3 टाइप्स देखे, वैसे ही 3 टाइप हमें प्रोटोजोआ का भी समझना है और देखना है। सो उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल इन द सेंस दे कैन मूव। जिनको मोटाइल वर्ड नहीं पता, सो मोटाइल एक्चुअली इट मीन्स इफ समथिंग कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो इनमें मोटिलिटी होने की वजह से, मोटिलिटी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज दे हैव फ्लैजेला। Ma'am, यस ma'am, ma'am, what is, ma'am, I didn't understood that binary fission. okay I will explain. Wait, I'll just finish it up and then I'll explain about the binary fission. Okay, so main जो motility है that is about flagella. I think bacteria में हमने flagella discuss किया था. Shall I explain again? Yeah, no, ma'am. We Okay. have Means long thread like structure जो इधर direction और movement के लिए present रहता है. Of course एक gliding movement भी होता है, that is cilia. Cilia क्या होते हैं? Small bristle like structure.
मीन्स मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा दूंगी कि ये हो गया फ्लैजेला, और दी स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स जो पूरे के पूरे बॉडी के अराउंड कवर कर देते हैं, दैट इज सीलिया. सो दिस इज सीलिया एंड दिस इज फ्लैजेला. सो इनका मूवमेंट कौन करने में हेल्प करवा रहा है? फ्लैजेला, कभी कभी सीलिया, एंड क्योंकि इनके पास इनका वन ऑफ द कैटेगरीज अमीबा, तो सूडोपोडिया भी. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग और लिम्स. तो दे हैव सूडोपोडिया आल्सो, बट ओनली इन द अमीबा, जिनका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं. यस Ma'am, what is there after? You have written after cilia, ma'am. What is there after that? I did the word. स्मॉल ब्रिसल. ब्रिसल्स पता है आपको? BRI. Yes, ma'am. राइट. टूथब्रश पे ब्रिसल्स होते हैं ना, जिससे कि हम ब्रश करते हैं. सो दैट इज ब्रिसल. Yes, ma'am. Okay, so okay, so this is actually related to प्रोटोजोआ पार्ट, उनकी मोटिलिटी से रिलेटेड है. सो ये मुझे आपको इसलिए बताना था क्योंकि इनके बेसिस पे कैटेगरी डिफाइंड होती है प्रोटोजोआ की. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटोजोआ. जो नेक्स्ट कैटेगरी है, कैटेगरी पार्ट, आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन मैं आपके कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं वो क्वेश्चंस लेती हूँ. ओके, ओके. सो शौर्य ने पूछा है टाइप ऑफ वेनम, मशरूम में कौन कौन से टाइप के वेनम प्रेजेंट होते हैं. सो जो पॉइजनस मशरूम होता है शौर्य, वो दो टाइप का कोई भी पॉइजन होता है. फर्स्ट इज कार्डियोटॉक्सिक एंड देन न्यूरोटॉक्सिक. मींस वो पॉइजन कहाँ अफेक्ट कर रहा है, इधर वो कार्डियक मसल्स यानी हमें हमारे हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करके हार्ट का फंक्शन स्टॉप कर देता है, और नहीं तो ब्रेन डेड, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं. पॉइजन किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं दूसरे एनिमल में हो, लाइक स्नेक या स्कॉर्पियो या जितने भी चीजें हैं, उनमें जिस भी टाइप के पॉइजन होते हैं, इनका इम्पैक्ट दो ही होता है, या तो वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करेंगे और ब्रेन को अफेक्ट करेंगे. ये दो चीजें होती है. ओके, सो दीज आर आल्सो द टू टाइप ऑफ पॉइजन जो कि मशरूम में भी पाए जाते हैं. और दूसरी चीज ये है कि मशरूम इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो हमारे डाइजेस्टिव जो पॉइजनस होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे गट को अफेक्ट कर देते हैं. सो दे अफेक्ट आवर डाइसेंट्री पार्ट ऑल्सो. तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली वीक हो जाता है, और इमेंस वॉमिटिंग, डायरिया और ये सारी चीजों की वजह से कंप्लीटली डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बॉडी का, एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द पॉइजनस मशरूम. Okay, someone has asked, can poisonous mushrooms spread or transfer their poison to other mushrooms? Okay, no, this is never happen, means it never happens. पॉइजनस मशरूम के खुद के स्पोर्स होते हैं. वो स्पोर्स जो है, वो अगर स्पोर्स बर्स्ट आउट होके बाहर एनवायरमेंट में है तो उनका जर्मिनेशन हो सकता है, मीन्स उनका फास्ट जर्मिनेशन हो सकता है. बट अगर एक पॉइजनस और नॉन पॉइजनस आसपास है तो उनमें कॉम्पिटिशन रहेगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि कौन एक्चुअली सर्वाइव कर पा रहा है. सो दिस कैन हैपन, बट किसी मशरूम का नेचर चेंज नहीं होगा. तो अगर वो नॉन पॉइजनस है तो वो नॉन पॉइजनस नहीं होगा. ओके, एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब ये थोड़ा इन डेप्थ है, बट जो भी टाइप के मशरूम्स है, वो मशरूम्स जब प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन. तो हर लोकेशन पे हर टाइप का मशरूम होता भी नहीं है. पॉइजनस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होगा, या फिर नॉन पॉइजनस एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में ही प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, सो दीज आर द टू अदर पार्ट ट्रांसफर देयर पॉइजनस, मींस पॉइजनसनेस. ओके, this then next comes the next other question. Okay, someone has asked, there are multiple type of mushrooms or only one mushroom? There are multiple types of mushroom. जैसे मैंने अभी आपको aspergillus और toadstools के बारे में बताया, ये दोनों ही अलग-अलग टाइप के mushrooms हैं जो present रहते हैं. Okay, so yes, definitely type of mushrooms are always there, different varieties present रहती है. Okay, you know the size of protozoa, approximate 200 micrometer. That's very good. On an average size 200 micrometer, but उससे भी छोटे होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं. That we will understand जब हम 3 different categories पढ़ेंगे. Okay, कुछ बच्चों ने आंसर्स भी दिए हैं. Very good.
Okay, something is related to Euglena. Okay, sorry. Ma'am, I Mhm. will doubt. Ma'am, how Okay. Mozambique spitting cobra spit its venom and what kind of venom they have? Okay, that cobra actually spit, उनके पास कह लो कि pressure means they use the pressure, जैसे similarly pipe से जैसी चीज होती है. Okay, so जैसा क्या बोलते हैं कि अगर आप पाइप के माउथ पे अगर आप प्रेशराइज करोगे तो वो जो प्रेशर होगा उससे क्या होगा कि दे एम एट देयर प्रीडेटर्स, सॉरी देयर प्रे, या फिर जिनसे भी उनको खतरा लगे, एंड देन दे स्पिट या फिर रिलीज देयर पॉइजन. ओके, एंड जो उनका मेजर जो पॉइजन है दैट इज न्यूरोटॉक्सिक. मेजॉरिटी ऑफ द मोजाम्बिक जो सांप है या फिर स्नेक है, उनका मेजॉरिटी ऑफ द पॉइजन इज न्यूरोटॉक्सिक, बट येट उसका कार्डियोटॉक्सिन इफेक्ट भी होता है. इट अफेक्ट्स actually both. So this is about the cobra, but yes, we are not studying about the cobra. I know you are curious. So there Yeah, are ma'am, some of yes. that venomous snakes. That's why I've made one diary for that. Okay. So if you have made, then you can means you know कि ये South African region में present होते हैं majority of the time, and they are Yeah, the ma'am. most dangerous actually. ये है कि मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनके पास न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट रहता है, बट समवेयर ये कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं. कंप्लीटली डिपेंड्स कि इनमें भी सब स्पीशीज होती है, वो कौन कौन सी है कौन सी नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इनका. Yeah, ma'am. There are like black mamba, black Right. knotted snake. Right. Okay, now next come to the other question. Yes, यूग्लिना पूछा गया है. ऑटोट्रॉफिक ऑफ कोर्स, जो मैंने प्रोटोजोआ में हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बोला, उसमें क्या बोलते हैं, जो मेन पार्ट है दैट इज एक्चुअली ऑफ 3 कैटेगरी. फर्स्ट इज अमीबा, सेकंड इज पैरामीशियम एंड थर्ड इज यूग्लिना. तो जो यूग्लिना है उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ऑटोट्रॉफिक नेचर बन जाता है. Because photosynthesis hoga, chlorophyll hai, they can prepare their own food. But rest other amoeba and paramecium, they are heterotrophic in nature. Okay, so any other doubts till now? No? No, No, ma'am. ma'am. Okay, so yes, let's finish the session now. Thank you everyone for your patient listening. Let's meet next week. I think Thursday or Friday हमें फिर से मिलना है next Yeah, week. ma'am. Let's see. And please read everything. जो भी हमने जो भी आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क या कुछ भी दे रही हूँ, please read everything. And हर क्लास से पहले मुझे याद दिलाया करो कि क्या होमवर्क है, तो पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लिया करेंगे. Okay, so that is it. And Yes, we can discuss all the homework. sorry. Get the PDF for this chapter. Yes, we will. I think you all have the modules. Yeah, ma'am. I think I have already shared in the group. I think. Yeah, ma'am. लास्ट टाइम मैंने ये चीज भेजी है, प्लीज आप वो देख लो. उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक आई एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द चैप्टर, मैं हमेशा एमसीक्यू लेती हूँ हर चैप्टर का. मींस वी डू लिटिल क्विज टाइप, मींस हाफ एन आवर और 15 मिनट्स क्विज हम करते हैं, where people mean students participate, they answer, I discuss many of the things. And of course मुझे याद है सारे microorganisms का आपको डायग्राम दिखाना है, so that PPT I will prepare one with diagram and questionnaire. So वो चीज मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, और any other extra information related to the chapter. Okay, that I will send. Okay, then thank you student, thank you everyone. Have a nice rest of the evening, and let's meet next week. Okay, bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Bye, Thank you, ma'am. Take care, miss.